Hello students, today we are starting chapter number 12 of class 10th. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन, यूनिट ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट, ओशन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एसेट्रा एसेट्रा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज फ्लो होना जरूरी है। जब चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। अब चार्ज होता क्या है? चार्ज आपने शायद 8th से पढ़ा होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस से फिक्स्ड होता है, वो बाहर नहीं आ सकता इन केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में रोटेट होता है, अगर उसको बाहर से एनर्जी दी जाए तो वो आउटर शेल से बाहर निकल जाता है और फ्री स्पेस में आ जाता है। समझने के लिए फिगर देखते हैं। अगर ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे ऐसे। इन सब के सारे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई वायर अगर मेटल का है, मेटल के ही वायर इरेक्ट होते हैं, आप मेटल के ही वायर बना सकते हैं जिसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो अगर उसमें मेटल का एटम है तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे जो वो डोनेट करना चाहता है। तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के इनके बीच में आ जाते हैं, और अगर उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट करती हूं तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ी वाली स्टिक पॉजिटिव और छोटी वाली निगेटिव होती है। तो अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो होंगे, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ चार्ज में ली जाती है। मतलब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। अब देखिए, ये तो चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कितना अमाउंट जनरेट करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है इस कंडक्टिंग वायर में, और ये चार्ज जो है वो Q है, चार्ज यूनिट होती है कूलॉम। तो अगर T टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में, सपोज ये T सेकेंड था, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? Q/T। तो 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलते हैं, I। तो सबसे पहले हम सारे सिंबल्स की यूनिट देख लेते हैं। यहां पे Q जो है वो है चार्ज, और जिसकी यूनिट है कूलॉम। T है टाइम, जिसकी यूनिट हम लेंगे सेकेंड। I जो है इलेक्ट्रिक करंट,
और उसकी यूनिट हम लेंगे एम्पियर। ओके, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई बैटरी की वजह से। अब देखिए, जहां करंट फ्लो होता है उसको हम सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट की एक बेसिक डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसको मिटा दो। ओके, तो देखिए सर्किट क्या होता है। बैटरी, स्विच, रेजिस्टेंस या जिसको आप चाहें तो बल्ब भी बोल सकते हैं, एम्पियर मीटर हम लगा देते हैं, और हमेशा जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगा देते हैं। अब इन सब का टर्म समझाती हूं। ये स्विच है, स्विच ऑन या ऑफ, वो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। साइंस की लैंग्वेज में ओपन एंड क्लोज बोलते हैं। स्विच ओपन का मतलब है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो समथिंग लाइक दिस। अगर मैंने बोला कि स्विच ओपन है मतलब वो ऑफ है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहां से ब्रेक है। अगर मैंने बोला स्विच क्लोज है, इसका मतलब है कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट बैटरी से फ्लो होना शुरू होगा। अब देखिए, ये करंट अगर मैंने बोला कि आई फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ से, सो जो करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट आपको दूसरे टर्मिनल से बैटरी में आएगा। अब देखिए, ये जो मैंने एम्पियर मीटर और ये वोल्ट मीटर लगाया है, ये क्या है। एम्पियर मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्ट मीटर ये बताता है कि इन दो पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है। ये सारे टर्म हम वन बाय वन क्लियर करेंगे कि एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें क्या है। इतना याद रखिए कि जो एम्पियर मीटर है वो सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, एंड टू एंड, और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगाते हैं। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में लगाया तो दो पाथ बनेंगे, सीरीज मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो स्विच जो है वो कनेक्टिंग डिवाइस है, दो मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं, और एम्पियर मीटर करंट को मेजर करता है जिसको हम सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हमने देखा I इक्वल्स टू Q बाई T। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, सपोज n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q हो जाएगा n इंटू E। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये निगेटिव चार्ज है इसलिए हम सामने माइनस लगा देते हैं। एक क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर एक वायर है उससे 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 2 सेकेंड्स में, तो करंट कितना एम्पियर फ्लो होगा। करंट और ये एम्पियर यूनिट, मतलब करंट आपको एम्पियर में बताना है। तो यहां से देखिए I इक्वल्स टू Q बाई T चाहिए, T तो दिया है उन्होंने 2 सेकेंड, लेकिन चार्ज कैसे निकालेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां से देखिए ये फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आपको देगा टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टाइम है 2 सेकेंड। मैंने निगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि निगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन से डिफरेंट है, अपोजिट साइड में है। तो इसको अगर देखें तो 8.1 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर करंट उस वायर से फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया, इसको रब कर दें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग से लेते हैं। इस बार अगर बोला कि एक वायर से 2 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। 2 कूलॉम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में तो करंट कितना है? ये तो बहुत ही सिंपल है, I इक्वल्स टू Q बाई T, तो 2/1 मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें मतलब अगर एक वायर से 2 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, n की वैल्यू ढूंढना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी हमने देखा कि जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 कूलॉम, n हमें ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आएगा 1.6 10⁻⁻19 और n। ये भी कूलम चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कूलम में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं है। यहां से अगर सॉल्व करें तो ये डेसिमल जब हटेगा तो न्यूमरेटर में एक 0 बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये अगर माइनस पावर है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। सो 4 1 सा 4 5 सा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उस वायर से फ्लो हो रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है। सो अगर 2 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उस वायर से फ्लो हो रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा नंबर होने की वजह से जो कूलॉम है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इतना बड़ा चार्ज हम नहीं लेते हैं। छोटा चार्ज जो डेली लाइफ में यूज होता है तो उनको हम माइक्रो कूलॉम या मिली कूलॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइक्रो कूलॉम म्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज कैपिटल, म्यू इज माइक्रो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलॉम। दूसरा है मिली कूलॉम जिसका मतलब होता है 10⁻³ कूलॉम। ये हो गया, चलिए इसको रब कर देते हैं ताकि हम आगे कर सकें। ओके, अब अगली टर्म है पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको हम वोल्टेज भी बोलेंगे। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। तो ये क्या होता है देखिए बताते हैं। अगर एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है
सपोज वो चार्ज Q है, ये पॉइंट A पे रखा हुआ है। सो इस पॉइंट को दूसरी पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो सपोज पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए हमें W वर्क की यूनिट होती है जूल। सो A से B तक Q चार्ज को ले जाने के लिए सपोज हमें W वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो W joule work is required to move Q coulomb charge. So एक कूलॉम चार्ज को मूव करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? एक 1 कूलॉम चार्ज को 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा? W/Q। सिंपल है ना। देखिए बताती हूँ। 10 कूलॉम को मूव करने के लिए 20 जूल वर्क, तो 1 कूलॉम को मूव करने के लिए 20/10, करेक्ट। सो सेम वे अगर Q चार्ज को मूव करने के लिए W वर्क करना पड़ रहा है तो 1 चार्ज को मूव करने के लिए ये डिवीजन में आ जाएगा, करेक्ट। ओके। अब जो 1 कूलॉम मूव करने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है, इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं V। वो होगा W/Q। अगर हम वोल्टेज की यूनिट देखें तो वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलॉम। सो जूल पर कूलॉम इज नथिंग बट वोल्ट। वोल्टेज की यूनिट या पोटेंशियल की यूनिट क्या है? वोल्ट। सो जूल पर कूलॉम इज नथिंग बट वोल्ट, जो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। ये क्लियर? ओके। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये हो गया लिख के, मैं इसको रब कर रही हूं। ओके। सो क्वेश्चन है, अगर 10 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 5 कूलॉम ऑफ चार्ज, व्हाट इज द 10 जूल वर्क है, 5 कूलॉम चार्ज को आपको मूव करना है फ्रॉम पॉइंट A टू B। So what is the voltage between, voltage difference बोलिए, between these 2 points। तो कैसे निकालेंगे? हमने देखा वोल्टेज इज नथिंग बट W/Q। W कितना दिया है? 10, चार्ज इज 5, सो इट इज 2, मतलब 2 वोल्ट का डिफरेंस है A और B के बीच में। अब देखिए इसको दूसरी तरीके से पूछ लेते हैं कि अगर 10 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है। 10 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर एक गिवन चार्ज है, उसका चार्ज एग्जैक्टली आपको नहीं पता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उस वायर में सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको ढूंढना है कि पर सेकेंड चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। साथ में आपको ढूंढना है कि कितना वोल्टेज डिफरेंस है। आपको यह भी ढूंढना है कि वोल्टेज डिफरेंस वो दोनों पॉइंट के बीच में कितना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, करंट इक्वल टू क्या होता है? Q/T। करंट उन्होंने दिया है 2 एम्पियर, चार्ज मुझे पता नहीं, उन्होंने बोला पर सेकेंड, मतलब टाइम इज 1। सो चार्ज हो जाएगा 2
कूलम। अब चार्ज आने के बाद वोल्टेज भी चाहिए। ओके, तो वोल्टेज का हमने फॉर्मूला देखा V इक्वल्स टू W/Q। W उन्होंने दिया 10 और चार्ज आया 2, तो 1 सा 5 सा, मतलब वो जो 2 पॉइंट्स थे जहां पे आपने चार्ज मूव किया है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। तो इन 2 फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस कीजिए, यूनिट लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सम कर दिया। एग्जाम में तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो चलिए, प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में आप ये पढ़ के आएंगे ताकि हम अगला टॉपिक कवर कर सकें, जिसे हम सर्किट डायग्राम, सर्किट के सिंबल, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सारी चीज करेंगे। चलिए, बाय बाय।